बच्चों हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल समझ लिया है। उसमें हमने सीखा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रिपीटेटिव डीएनए को चेक करते हैं और रिपीटेटिव डीएनए में इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि हम सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या था वो हमने समझ लिया है। अब सैंपल कलेक्ट किसी किया जाता है, मान लीजिए कहीं पे क्राइम हो गया तो जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ से हमें सैंपल इकट्ठा करना है। तो सैंपल में आप इसको इकट्ठा करोगे, जैसे ब्लड का यूज कर सकते हैं, इसी तरह से हेयर फॉलिकल का यूज कर सकते हैं, बोन का यूज कर सकते हैं, सलाइवा का यूज कर सकते हैं। सलाइवा के अंदर भी सेल होती है, सलाइवा के अंदर सेल होती है तो उनका भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ, दो पर्सन आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के बाल नोच लिए, तो उनसे जो हेयर मिला है उस हेयर फॉलिकल से भी डीएनए हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं उसको एज सैंपल की फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है। ये बच्चों ब्लड हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, बोन का पार्ट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कुछ भी सेक्शन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम ब्लड का यूज कर रहे हैं, ब्लड का यूज कर रहे हैं तो ब्लड में तो कई तरह की सेल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, एक तो बच्चों आप जानते हैं आरबीसी होती है और दूसरी सेल जो होती है वो है डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये मेन सेल है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में ये मेन सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब बताओ इनमें से डीएनए निकालना है तो आरबीसी से निकालें या डब्ल्यूबीसी से। अच्छा, आरबीसी की खास बात ये होती है कि आरबीसी जो मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए भी नहीं है और डीएनए नहीं है तो यहाँ पर आरबीसी का यूज नहीं किया जाएगा। यानी अगर ब्लड एज ए सैंपल लिया जाता है तो फिर किसका यूज करेंगे, डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का यूज क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन आ चुका है। आरबीसी का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए नहीं है और डीएनए नहीं है तो इसका यूज नहीं किया जाता है। याद रहेगा ना, सैंपल जो हमने लिया उसमें से डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बायोटेक में पढ़ाया जाता है। बायोटेक में पूरा प्रोसीजर है कि जो सैंपल में सेल्स वगैरह बहुत कम है तो सेल कम है तो डीएनए भी कम आएगा और डीएनए इतना कम है कि हम आगे का एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पा रहे, तो हमें इस डीएनए के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। और डीएनए के नंबर को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक काम मिलेंगे जिसे कहा जाता है पीसीआर। इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लो, अगर डीएनए के अमाउंट बहुत कम है तो इसे इंक्रीज करेंगे, किसकी हेल्प से इंक्रीज करते हैं तो कट करने के लिए यहाँ पर उसको काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम शॉर्ट में नाम जानते हैं आरई, इस आरई एंजाइम से इसको काटा जाएगा। अच्छा, जैसे इसके ऊपर ये आरई एंजाइम इसके ऊपर डालेंगे तो ये आरई इसको कट करेगा, ऐसे यहाँ कट करेगा और जब इसको कट करेंगे तो इसके यहाँ पर कई सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो आरई ने जैसे कट किया तो कट करते यहाँ पर ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। इन डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। ये जो जितना भी डीएनए हम ले रहे हैं, मान लीजिए क्राइम वाली जगह से, तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं अब इन क्राइम वाले फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। टेक्निक का नाम, इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने वाली टेक्निक का नाम आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्लियर होना चाहिए। डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट करना है, कौन सी टेक्निक, जेल वाली जगह से जो डीएनए मिला उसको हटा देंगे इस पहले वाले वेल्स के अंदर। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जिन भी लोगों पर डाउट है, जो भी सस्पेक्ट है, उस सस्पेक्ट की सेल में से डीएनए बाहर निकालेंगे, उसके डीएनए को आरई से काटेंगे और उसके डीएनए को यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर डाल दिया सस्पेक्ट नंबर 1 का डीएनए। इसी तरह से जो सस्पेक्ट नंबर 2 था उसके डीएनए को उठा के यहाँ डाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे अलग अलग वेल्स बनाते हैं। अच्छा, पहले वाले वेल्स में किसका डीएनए, क्राइम वाला, दूसरे वाले वेल्स में सस्पेक्ट 1, अगले वेल्स में सस्पेक्ट 2। अगर मान लीजिए पुलिस को 5 लोगों पे डाउट है तो 5 सस्पेक्ट है तो यहाँ पर वेल्स के नंबर और भी बढ़ा सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं 3 बनाया लेकिन इन वेल्स के नंबर यहाँ ज्यादा की जा सकती है। अच्छा, इन सबके डीएनए को उठा के अब यहाँ पे रन करेंगे। भाई आरई से कट रखा है, कई सारे फ्रेगमेंट्स है, इनको उठा के रन करेंगे। जब रन करेंगे तो ये यहाँ पे रन हो गया। अच्छा, रन करने के बाद मुझे बताना यहाँ वाला जो डीएनए होगा, ये नीचे वाला सबसे छोटा या सबसे बड़ा, याद करो वेल से जो जितना दूर है वो उतना ही छोटा है। तो ये सबसे छोटा मतलब ये तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा और ये ऊपर वाला लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा। क्या ये साइज के बेसिस पे अरेंज हो गए? यस। तो ये फाइनली यहाँ पर साइज के बेसिस पे इनको अरेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस अगेरोस जेल में चेक करोगे तो यहाँ पर ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड, ये बेंड सब कुछ सेम सेम जैसे दिख रहा है। यहाँ पर सेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने सेल में से पूरा डीएनए बाहर निकाला है और जब पूरे डीएनए को चेक करोगे तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है। और जब इतना परसेंट सेम होगा तो सब कुछ यहाँ पर सेम सेम ही दिखाई दे रहा है और सेम सेम दिखाई दे रहा है तब तो फिर क्रिमिनल पहचान में नहीं आएगा। यानी अगेरोस जेल के अंदर यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चेक करते तो यहाँ सब सेम रहता है। तो ये चेकिंग अगेरोस जेल पे नहीं होती। अब बताओ हमारे अंदर डिफरेंस कहाँ है, सबको आना चाहिए। रिपीटेटिव डीएनए जिसको हम फाइनली नाम देते हैं सैटेलाइट, उसमें भी कहें तो वीएनटीआर। डिफरेंस कहाँ आता है, वीएनटीआर। तो हमें इसके अंदर वीएनटीआर को कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इसके वीएनटीआर, इसके वीएनटीआर, इसके वीएनटीआर को चेक करना पड़ेगा। अब बताओ इसमें वीएनटीआर आपको कहाँ नजर आ रहा है, कहीं दिख रहा है? डीएनए के ऊपर लिखा होगा आई एम वीएनटीआर। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वीएनटीआर कौन है? अच्छा, वीएनटीआर आपको पता नहीं चलेगा तो इसको पता करने के लिए अब हम यहाँ पर वीएनटीआर प्रोब की हेल्प लेते हैं। पता करने के लिए वीएनटीआर प्रोब लेते हैं। अच्छा, वीएनटीआर प्रोब क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा। वीएनटीआर प्रोब शॉर्ट सिंगल स्टैंड डीएनए होते हैं। अच्छा, ये रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियोएक्टिव मतलब इनसे रेडिएशन बाहर आती है और इनके खास बात है कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। ये वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो वीएनटीआर प्रोब होते हैं इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं हम सब में सीक्वेंस सेम है तो वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसी के बेसिस पे ये आर्टिफिशियल वीएनटीआर प्रोब डाले जाते हैं। अच्छा, जब ये प्रोब बना लिए गए तो इन प्रोब को उठा के इस पे डालेंगे। अब बताओ ये प्रोब कहां जुड़ेगा, ये प्रोब वहीं जुड़ेगा जहां वीएनटीआर है। लेकिन खास बात, जब इस प्रोब को उठा के यहां डालोगे तो ये यहां जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि यहां पर डीएनए आप देख रहे हैं ऑलरेडी डबल स्टैंड है। यहां जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ये डीएनए ऑलरेडी यहां पर बच्चों से डबल स्टैंड है, ये ऑलरेडी डबल स्टैंड है और डबल स्टैंड है तो ये प्रोब यहां बाइंड अप नहीं करेगा। अच्छा, प्रोब यहां जुड़ नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी डबल स्टैंड था। तो कहीं ना कहीं इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सिंगल स्टैंड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल स्टैंड में चेंज करना मतलब इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां अगली स्टेप फॉलो की जाती है जिसका नाम है डीनेचुरेशन। दोनों स्टैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करना, प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। और उस डीनेचुरेशन के लिए यहां पर यूज किया जाता है एल्कलाइन मीडियम का। हम हाई टेंपरेचर का यूज नहीं करेंगे। डीनेचुरेशन का एक तरीका जानते हो, हाई टेंपरेचर पे भी होता है। अगर इस जेल को उठा के हाई टेंपरेचर पे रखोगे तो ये जेल ही मेल्ट हो जाएगी और जब ये जेल ही पिघल जाएगी तो ये सारे डीएनए के फ्रेगमेंट सब कुछ मिक्सअप हो जाएंगे, प्रॉपर डीनेचुरेशन हो नहीं पाएगा, आगे की प्रोसेस खराब हो जाएगी। तो याद रखना हाई टेंपरेचर का यूज यहां पर नहीं करते क्योंकि इसमें जेल ही मेल्ट हो जाती है। तो फिर यहां सेपरेट करने के लिए इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा मीडियम लेते हैं, एल्कलाइन मीडियम। हम क्या करेंगे, यहां पर एक फ्लास्क के अंदर एल्कलाइन मीडियम भर देंगे, मतलब यहां पर इस तरह से एल्कलाइन मीडियम भर दिया गया जिसकी पीएच एप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास देंगे। ये एल्कलाइन मीडियम यहां भर दिया। अब इस जेल को उठा के इसके अंदर डालेंगे, मतलब इस जेल को उठाया और इसके अंदर यहां पर पुट कर दिया। बताओ जेल कहां डाल दी, एल्कलाइन मीडियम। अब यहां देखो यहां डीएनए कैसा है, डबल दिख रहा है। एल्कलाइन मीडियम में OH की अमाउंट ज्यादा होती है, एल्कलाइन मीडियम में OH ज्यादा होते हैं तो ये OH इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो ये सिंगल स्टैंड में चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर एल्कलाइन मीडियम में रखने से फायदा ये होगा कि ये जेल का डीएनए सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो ये डीएनए से सिंगल स्टैंड हो गया। बताओ एल्कलाइन मीडियम में क्यों रखा, एल्कलाइन मीडियम में रखने का फायदा ये था ताकि डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर सके। अब जो अभी ये डीएनए इस जेल के अंदर है, जेल की प्रॉब्लम ये होती है कि जेल में लंबे टाइम तक आप डीएनए नहीं रख सकते क्योंकि अगर इसमें को आप लंबे टाइम तक इसमें रखोगे तो इसके अंदर का डीएनए पोर में से होता हुआ बाहर निकल सकता है या कई बार आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं क्योंकि जेल के अंदर पोर है तो पोर से मिक्सअप हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर अभी जेल के अंदर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, इस जेल के डीएनए को कहीं ना कहीं सॉलिड मीडियम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा और सॉलिड मीडियम पर ट्रांसफर करने के लिए अगली स्टेप चलाते हैं जिसको कहते हैं सदन प्रोटीन। मतलब यहाँ पर डीनेचुरेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप सदन प्रोटीन। सदन प्रोटीन में करते क्या है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइलोन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। मतलब अभी जो डीएनए जेल के अंदर था, जेल का डीएनए अब नाइलोन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर, जेल का डीएनए अब नाइलोन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर होते हैं। जैसे बच्चों ये यहाँ पर नाइलोन मेम्ब्रेन है, इस नाइलोन मेम्ब्रेन पे भी डीएनए नहीं, अभी नहीं। अभी डीएनए कहाँ था,
जेल के अंदर, तो उस जेल को उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे। मतलब नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये इस तरह से जेल को रख दिया। बताओ, जेल को इसके ऊपर रख दिया, नायलॉन मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो मान लीजिए जेल है और ये नायलॉन मेम्ब्रेन है, ये जेल, ये नायलॉन मेम्ब्रेन। अब इसको उठा के इसके ऊपर यहाँ पुट कर देंगे। तो बताओ, डीएनए जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट होगा। जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करना, यही स्टेप कहलाती है सदन प्लॉटिंग। तो याद रखना, सदन प्लॉटिंग में क्या किया जाता है, जेल का डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर देते हैं और स्टेप का नाम सदन प्लॉटिंग। अच्छा, सबके डीएनए के साथ बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी भी होती है, नायलॉन मेम्ब्रेन पर डीएनए आसानी से बाइंड अप कर जाता है। यानी अगर हम थोड़ी देर बाद देखें तो यहाँ पर सारा डीएनए इस नायलॉन मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। मतलब यहाँ जेल का डीएनए निकलकर इस नायलॉन मेम्ब्रेन के पास आ गया। तो बताओ, डीएनए कहाँ पहुंच चुका है, नायलॉन मेम्ब्रेन। अब जेल की जरूरत नहीं, अब जेल को फेंक दो। अभी हमने क्या किया, जेल का डीएनए उठा के नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करा दिया, ये नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर दिया। मुझे बताओ, ये लाइन तो थी भाई क्राइम वाले सैंपल की, ये सस्पेक्ट 1 और ये सस्पेक्ट 2 है और ये सब कुछ नायलॉन मेम्ब्रेन पे। अब डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ चुका है। अब खास बात, यहाँ पर जब नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ चुका है, यहाँ पर अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी अभी आपको सब कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी भी पूरा का पूरा डीएनए है। अरे पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो अगर पूरा डीएनए यहाँ पर है तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है, और जब इतना परसेंट सेम है तो यहाँ पर सारे बैंड आपको सेम सेम दिख रहे हैं। बस बहुत कम डिफरेंस आएगा, सब कुछ सेम सेम दिखेगा। मुझे बताओ, हमें यहाँ पर किसको पता करना है, वीएनटीआर। अब बात आती है वीएनटीआर का पता कैसे लगाया जाए। तो वीएनटीआर का पता करने के लिए अब अगली स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर वीएनटीआर प्रोब को जोड़ा जाता है। तो वीएनटीआर प्रोब का नायलॉन मेम्ब्रेन पे जुड़ना, यही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो याद रखना, सदन प्लॉटिंग के बाद अगली स्टेप क्या चलाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें किसका यूज करते हैं, वीएनटीआर प्रोब। वीएनटीआर प्रोब क्या होता है हम जानते हैं। अच्छा, प्रोब में सबसे पहली बात, ये शॉर्ट सिंगल स्टैंड डीएनए होता है, डबल स्टैंड नहीं, ये सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव होता है, सिंगल स्टैंड है, छोटा है, रेडियो एक्टिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, वीएनटीआर का। मान लीजिए बच्चों, ये यहाँ पर वीएनटीआर प्रोब है और इन वीएनटीआर प्रोब में हम देख रहे हैं सिंगल स्टैंड है। अब इन वीएनटीआर प्रोब को उठा के इसके ऊपर डाल दिया गया। मुझे इतना बताओ, ये कहां पर जाके जुड़ेगा, क्या हर जगह जुड़ जाएगा, नहीं, ये वहीं जुड़ेगा जहां पर वीएनटीआर है। वेरी गुड, वहीं जुड़ेगा जहां पर वीएनटीआर है। तो वीएनटीआर वाली जगह पे आके बाइंड अप कर गए। अब बताओ, ये वाला प्रोब यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, बताओ क्यों, क्योंकि यहां वीएनटीआर है। अच्छा, यहां क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये वीएनटीआर नहीं है। तो जहां जहां पर आपको ये प्रोब जुड़े हुए दिख रहे हैं, जहां जहां पर प्रोब जुड़े हुए दिख रहे हैं, समझ जाना कि यही वीएनटीआर है। अरे बात समझ में। तो वीएनटीआर का पता लगाने के लिए वीएनटीआर प्रोब का यहां पर क्या कर दिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में। अब मुझे बताओ, क्या ये रेडियोएक्टिव है, जैसे रेडियोएक्टिव है और रेडियोएक्टिव है तो यहां से इस जगह से अब निकलेगी रेडिएशन। मतलब यहां से रेडिएशन निकलेगी, यहां से भी रेडिएशन निकलेगी, तो यहां से अब आप लोगों को रेडिएशन दिखती हुई यहां से रेडिएशन नजर आएगी, लेकिन रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देती। तो बात आती है रेडिएशन को फिर डिटेक्ट कैसे किया जाए। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर अगली स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। तो याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सी टेक्निक चलाते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमने क्या सीखा, सदन प्लॉटिंग करते हैं, सदन प्लॉटिंग से डीएनए कहां गया, नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन मेम्ब्रेन पर आने के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिसमें वीएनटीआर प्रोब को डाला जाता है और लास्ट में फिर क्या कराते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी चलाते हैं। अच्छा, यहां से क्या निकलेगी, रेडिएशन। तो उस रेडिएशन को पता करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। बात आती है ऑटो रेडियोग्राफी में करते क्या है। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं। आप सबने एक्सरे फिल्म देखी होगी, एक्सरे फिल्म सभी ने देखी है। याद करो, कहीं पे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करा के आ जाओ, तो एक्सरे फिल्म सबने देखी, वो ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पर ये बच्चों नायलॉन मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्रोब जुड़े हुए हैं, इधर प्राइम वाला, इधर सस्पेक्ट 1 वाला, इधर सस्पेक्ट 2 वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के ये एक्सरे फिल्म को उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे। बताओ, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी फिल्म लगा दी, एक्सरे फिल्म। अब खास बात, यहाँ पे बच्चों ये जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोब दिख रहा है, इस प्रोब से क्या निकलेगी, बोलो क्या निकलेगी, रेडिएशन। और वही रेडिएशन यहाँ बच्चों इस एक्सरे फिल्म पे जाएगी। बताओ, रेडिएशन कहाँ जाएगी, एक्सरे फिल्म पे। तो प्रोब से जो रेडिएशन निकली वो एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज होगी। मतलब अभी जो रेडिएशन थी वो यहाँ पर आप देखोगे तो रेडिएशन नायलॉन मेम्ब्रेन पे थी, वहां से निकलकर अब ये एक्सरे फिल्म पे आ रही है। एक्सरे फिल्म का ओरिजिनल कलर कैसा है, ओरिजिनल कलर कैसा है, ब्लैक, लेकिन जहां ये रेडिएशन आएगी वहां ये व्हाइट होने लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर अगली स्टेप के अंदर ये जो एक्सरे फिल्म है इसको डेवलप किया जाएगा। मतलब इस एक्सरे फिल्म को यहाँ पर लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से डेवलप करेंगे, यहाँ से हटा के इसको डेवलप कराया जाएगा। जब डेवलप करेंगे तो मुझे बताओ, यहाँ से रेडिएशन निकली, तो जहां से ये रेडिएशन निकली, जहां से रेडिएशन निकली इस जगह पर यहाँ पर अब व्हाइट होने लगेगा। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह के ये व्हाइट स्पॉट आने लग जाएंगे, ऐसे व्हाइट स्पॉट यहाँ पर दिखेंगे। जब इस एक्सरे फिल्म को पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा तो ऐसे यहाँ पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, ऐसे यहाँ व्हाइट कलर के स्पॉट बनेंगे। तो एक्सरे फिल्म पर अब ये व्हाइट कलर के स्पॉट है। अब मुझे इतना बताओ, ये लाइन तो थी क्राइम वाली, मतलब क्राइम से जो डीएनए मिला था, ये सस्पेक्ट 1 पर्सन 1 की, ये पर्सन 2 की। अब यहाँ पर एक्सरे फिल्म पे फाइनली चेकिंग करते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पर जब क्राइम के इन बैंड को सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 से मैच किया गया, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 से मैच किया गया, तो जब आप यहाँ पर मैच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला बच्चों यहाँ मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ मैच कर रहा है। तो बताओ, क्राइम वाला डीएनए सस्पेक्ट 1 से मैच कर रहा है, सस्पेक्ट 2 से, और ये सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है, और सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्रिमिनल यहाँ पर कौन है, सस्पेक्ट नंबर 2 है। और ये फाइनल चेकिंग कहाँ की जाती है, एक्सरे फिल्म पे। अब मेरा क्वेश्चन, क्राइम वाले, सस्पेक्ट वाले और सैंपल वाले जो चल रहे हैं, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2, एक्सरे फिल्म पे हम जब चेक करें तो यहाँ पर पूरा डीएनए है या वीएनटीआर है, बस ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर पूरा डीएनए है या वीएनटीआर है, ये बताइए। हाँ, क्या आंसर आएगा, यस, यहाँ पर जो होगा वो केवल और केवल वीएनटीआर होगा, क्योंकि इस वीएनटीआर वाले से क्या निकली, रेडिएशन, वही तो यहाँ एक्सपोज हुई, इससे रेडिएशन नहीं निकली, इससे रेडिएशन नहीं निकली क्योंकि प्रोब जुड़ा हुआ नहीं था, और रेडिएशन नहीं निकली तो यहाँ दिखाई नहीं। तो बताओ, ये जो व्हाइट कलर के स्पॉट दिख रहे हैं ये एक्जैक्टली क्या है, ये वीएनटीआर है। और ये वीएनटीआर प्राइम वाला था, ये सस्पेक्ट 1 का था, ये सस्पेक्ट 2 का था, अब मैच कर लिया। और जब हम इस रिपीटेटिव डीएनए को इस वीएनटीआर को मैच करेंगे तो फाइनली हमें पता चलेगा कि कौन क्रिमिनल है। अच्छा, हम पूरे डीएनए में चेक क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर पूरे डीएनए को चेक करोगे तो 99.9% सिमिलरिटी आती है। सबका डीएनए 99.9% सेम था, और जब यहाँ सब कुछ सेम सेम होगा तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर केवल और केवल वीएनटीआर को चेक करते हैं। और वीएनटीआर का पता लगाने के लिए क्या किया गया था, वीएनटीआर प्रोब डाले गए थे, इसके अंदर क्या डाले गए थे, वीएनटीआर प्रोब, और उन्हीं प्रोब से, इन्हीं प्रोब की वजह से ही फाइनली वीएनटीआर का हमें आइडिया लगा की जाती है ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आउटलाइन है कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पर फॉलो की जाती है। रेफरेंस है, अगर इस जेल के अंदर प्रोटीन है और इस प्रोटीन को उठा के नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करे तो ऐसी टेक्निक को फिर वेस्टर्न प्लॉटिंग कहते हैं। तो तीन तरह की मेन प्लॉटिंग, सदन, नदन, वेस्टर्न। सदन कब कहते हैं, ये सब करना चाहिए। सदन प्लॉटिंग कब कहते हैं, जब डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। नदन प्लॉटिंग कब कहते हैं, जब आरएनए को ट्रांसफर करते हैं। और वेस्टर्न प्लॉटिंग कब कहते हैं, जब प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग को ट्रांसफर करने के लिए ये अलग अलग नेम दिए जाते हैं। क्वेश्चन में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना डिफरेंस है, उसको चेक करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज कर सकते हैं। हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ होगा उसको कंपेयर करना है तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल देखा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक थर्ड एप्लीकेशन आता है पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब ये है कि पेरेंट्स का पता करना, कि मान लीजिए कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स का एग्जैक्ट पता करना कि कौन उसके पेरेंट्स है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मिल सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट में एक बात हमेशा रखना कि जो बच्चे का आरएफएलपी होता है, बच्चे का आरएफएलपी, ये आरएफएलपी 50% मैच करता है फादर के साथ और 50% मैच करता है मदर के साथ।
बच्चे का आरएफएलपी 50-50 दोनों से मैच करता है। 50% फादर से मैच करेगा, 50% मदर से मैच करेगा। और दोनों से 50-50 मैच करता है क्योंकि बच्चे में जो क्रोमोसोम आए 50% उसके फादर से आए, 23 उसके फादर से आए, 23 उसकी मदर से आए। तो जब आधे क्रोमोसोम दोनों से आए तो 50-50 दोनों से मैच करेगा, 100% नहीं। अच्छा, एक केस देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये चाइल्ड है, मदर है, फादर ए और फादर बी। इसके बायोलॉजिकल फादर में डाउट है कि कौन इसका रियल बायोलॉजिकल फादर है। इस तरह के डिस्प्यूट वाले केसेस को कैसे सोल्व करते हैं? अच्छा, इस केस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पर चाइल्ड की आरएफएलपी बनाए, बच्चे के क्रोमोसोम को निकाला, उसके आरए से कट किया और उसका आरएफएलपी पैटर्न निकाला। अच्छा, ये आरएफएलपी किसका है? बच्चे का। यहाँ पर आरएफएलपी मदर का और यहाँ पर फादर ए और ये फादर बी का आरएफएलपी। ये बच्चों आरएफएलपी पैटर्न ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बच्चे के आरएफएलपी मदर फादर से मैच करेंगे। पहले मुझे इतना बताओ, बच्चे का आरएफएलपी क्या 100% मदर से मैच करेगा? नहीं, 50% फादर से, 50% मदर से। अब मैच करते हैं। जब इसको मैच किया गया तो ये वाला आरएफएलपी मदर से मैच कर रहा है, बाकी नहीं। इसी तरह से ये वाला आरएफएलपी मदर से मैच कर रहा है, बाकी से नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला आरएफएलपी और ये वाला आरएफएलपी तो मदर से मैच कर गया, ये तो मदर से मैच कर गया। तो बाकी बचे जो दो आरएफएलपी है, अब बताओ किससे मैच करना चाहिए? दो मदर से मैच कर गया तो 50% फादर से मैच करना चाहिए। जब इस आरएफएलपी को चेक किया गया तो ये यहां जाके फादर से मैच हो रहा है और ये वाला यहां जाके फादर से मैच हो रहा है। तो बताओ फादर ए के साथ मैचिंग हो रही है या बी के साथ? तो आप देखोगे 50% आरएफएलपी फादर बी के साथ मैच कर रहे हैं, चार में से दो बी के साथ मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके बायोलॉजिकल फादर बी है, तो इसके जो रियल बायोलॉजिकल फादर है वो फादर बी होगा। ये हम यहाँ पर इस तरह के केसेस को सोल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से सोल्व किया जाता है समझ में सबको अच्छे से? अच्छा, इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे के आरएफएलपी किसके साथ मैच करते हैं? पहला ऑप्शन 100% फादर के साथ, दूसरा 100% मदर के साथ, तीसरा 50% फादर 50% मदर। क्या कहेंगे? 50% फादर के साथ 50% मदर के साथ मैच करते हैं। इसका मतलब ये है कि जर्मिनल सेल का म्यूटेशन तभी ट्रांसफरेबल होगा जब वो इसकी गैमेट बनाने की, ऑफस्प्रिंग बनाने की एबिलिटी को लॉस ना करे। अगर गैमेट बनाने की एबिलिटी लॉस हो जाती, गैमेट बनाने की एबिलिटी लॉस हो जाती तब ट्रांसफर नहीं होता। तो याद रखना, जर्मिनल सेल का म्यूटेशन कब ट्रांसमिट हो पाएगा? जब वो गैमेट बनाने की एबिलिटी को लॉस ना कर पाए, तभी जाके ट्रांसफरेबल होता है। बात समझ में? तो दो तरह की सेल हैं, जर्मिनल और सोमैटिक सेल्स। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए यहाँ पर बच्चों मैंने डीएनए को, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए यहाँ पर बच्चों मैंने डीएनए को ड्रॉ किया। इस डीएनए के अंदर ये छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन। पूरा डीएनए जीन नहीं होता है, उसका छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। ये जीन वाला सेक्शन क्या कहलाता है? कोडिंग। अब मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ पार्ट था जो यहाँ पर आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, मतलब ये हो गया नॉन कोडिंग। तो डीएनए में कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। आपसे पूछूंगा मैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग में से कौन ज्यादा होता है? नॉन कोडिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, 98% से भी ज्यादा होता है। कोडिंग पार्ट तो बहुत कम होता है, कितना? लेस देन 2% होता है। अच्छा, अब ये जो कोडिंग पार्ट होता है जीन वाला पार्ट, जीन से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से बनता है प्रोटीन। और मान लीजिए इस प्रोटीन ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ एंजाइम बनाया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, और मान लीजिए कि प्लांट में इसने फ्लावर कलर दिया और यहाँ पर उसने रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस किए। प्लांट में समझ रहे हैं, रेड कलर के यहाँ पर फ्लावर प्रोड्यूस किए। अब बताइए, यहाँ पर जीन और यहाँ पर जीन सेम होगी। अगर ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, बात को सुनना अच्छे से, अगर दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है तो जो जीन यहाँ बैठी है वही जीन यहाँ बैठी होगी, यानी दोनों पर जीन बिल्कुल सेम टाइप की। इस जीन का काम था रेड कलर लाना, फ्लावर कलर लाना, रेड ला रहा है, तो इस जीन का काम भी वही रेड कलर लाना, फ्लावर कलर लाना। इस जीन ने भी यहाँ पर सबसे पहले क्या किया? वही सेम बात, यहाँ आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बना, फिर यही प्रोटीन यहाँ पर रेड कलर ला रहा है। अच्छा, जीन अगर आरएनए प्रोटीन बना रही है मतलब एक्सप्रेस हो रही है, यहाँ पे भी आरएनए प्रोटीन बना रही है मतलब एक्सप्रेस हो रही है, और दोनों जीन सेम है तो सेम तरह का एक्सप्रेशन शो कर रही है, सेम एक्सप्रेशन शो कर रही है। ये भी रेड कलर दे रहा है, ये भी रेड कलर दे रहा है। अब बच्चों हुआ क्या? दोनों जीन पहले अच्छे से बताना, सेम है या अलग है? अलग है। सेम है या अलग है? सेम है। ये भी कलर की है, ये भी कलर की जीन है। अब इस जीन के अंदर यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, बिल्कुल हो सकता है, कोडिंग पार्ट भी है तो डीएनए, म्यूटेशन तो यहाँ भी हो सकता है। और म्यूटेशन ऐसा हुआ कि इससे प्रॉपर आरएनए नहीं बना, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना, और प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना तो रेड कलर नहीं बनेगा, यानी फ्लावर में प्रॉपर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्लावर व्हाइट कलर के रह गए, और व्हाइट कलर के रह गए मतलब अब ये प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि व्हाइट कलर आ गया तो कलरलेस कंडीशन आई, प्रॉपर एक्सप्रेशन हो नहीं रहा है, प्रॉपर प्रोटीन बन नहीं रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जीन और ये जीन अलग है या सेम है? जीन तो सेम है, लेकिन एक जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है और वही एक जीन यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो इस जीन के एक तरह से दो फॉर्म है, एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है, एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो जीन के ये दो फॉर्म होते हैं और जीन के इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को कहा जाता है अलील। अलील क्या होता है बहुत अच्छे से समझना, जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये अलील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि अलील क्या है। अलील मतलब जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? अलील। डिफरेंट फॉर्म मतलब एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है और एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ इसके एक्सप्रेशन ने, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे रुक गया है, ये किसने रोका? तो ये सब किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन की वजह से ही ये एक्सप्रेशन रुका, मतलब एलील प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, और ये अलील अराइज होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। अब इनमें से एलील, और इस डोमिनेंट एलील को समझाने के लिए मैंने कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया, क्योंकि रेड कलर दे रहा है तो कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया। अब जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता इसको रिसेसिव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको स्मॉल आर से लिख दिया जाता है। मतलब ये जो आर और स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहे हैं यही अब कहलाएंगे यहाँ पर अलील। ये तब कंसीडर करना है व्हेन it appear in every generation with frequency greater than 0.01। एनसीईआरटी पढ़ोगे मिलेगा आपको, with frequency greater than 0.01। greater than 0.01 से मतलब ये है कि अगर 100 प्लांट लगाए तो मिनिमम एक से ज्यादा में तो दिखना चाहिए। 100 में से एक प्लांट के अंदर तो ये डिफरेंट फॉर्म दिखना चाहिए। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। यहां समझाने के लिए मान लीजिए इस प्लांट को ग्रो कराया और इस प्लांट को ग्रो कराया तो इसमें फ्लावर कलर रेड कलर क्या है। अगले प्लांट को ग्रो करा के देखा, इसमें भी रेड कलर। जब हम इन प्लांट को ग्रो करा के देखते थे तो इसमें हमेशा ऐसे रेड कलर के फ्लावर आते थे। यहां पर हर जगह कौन से कलर के फ्लावर आ रहे हैं? रेड। यहां पर हर जगह से रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं, रेड फ्लावर आते थे। जब भी बच्चों इस प्लांट को ग्रो कराते हमेशा रेड कलर के, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब इन प्लांट को ग्रो करा के देखा तो एक प्लांट के अंदर यहां पर व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए। हर जगह रेड आ रहे थे लेकिन एक में व्हाइट आ गया। अच्छा, व्हाइट आ गया मतलब कुछ डिफरेंट फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर ये जो बच्चों रेड वाला फॉर्म था इसको मैंने कैपिटल आर से लिख दिया। इसके लिए एलील कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर है, जहां जहां रेड सब जगह कैपिटल आर है। व्हाइट है मतलब ये हो गया एक तरह से स्मॉल आर। अब मैं इसको स्मॉल आर नया एलील तभी कहूंगा, नया एलील तभी कहेंगे जब ये 100 प्लांट में से एक नए प्लांट में दिखे और हर जनरेशन में दिखना चाहिए। मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट जनरेशन में दिखा है, अब जब सेकंड जनरेशन में ग्रो करा के देखा तो सेकंड जनरेशन में जब ग्रो करा के देखा तो यहाँ पर ये रेड कलर के फ्लावर है, और भी ग्रो करा के देखे तो सब में यहाँ पर ऐसे रेड कलर के फ्लावर है। बताओ व्हाइट कहाँ आया? कहीं नहीं आया। तो इसका मतलब व्हाइट नहीं आ रहा है तो इसको हम नया एलील अभी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगली जनरेशन में तो अपीयर नहीं हो रहा है। इसको नया एलील तभी मानेंगे जब ये अगली जनरेशन में भी दिखना चाहिए और कम से कम 100 में तो एक में दिखना चाहिए। 100 प्लांट में से कम एक में तो दिखना चाहिए। यहाँ तो एक में दिखाई नहीं दे रहा है और एक में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मतलब हम इसको स्मॉल आर नहीं कह सकते। तो बात आती है फिर व्हाइट कैसे आ गया होगा? तो ये व्हाइट इसलिए आ गया होगा क्योंकि हो सकता है कि ये सोमेटिक सेल का म्यूटेशन हो। समझ में? मैंने बहुत बड़ी बात करी, हो सकता है ये सोमेटिक सेल का म्यूटेशन हो। और आप जानते हैं सोमेटिक सेल का म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो अब हम इसको एलील नहीं कह सकते। अच्छा, इसको एलील कब कहते हैं? जब ये अगली जनरेशन में भी इतने सारे प्लांट में से कहीं ना कहीं एक में तो दिखना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लांट के अंदर दिख गया,
यहां भी दिख रहा था, अगली जनरेशन में दिख गया, और अगली जनरेशन में दिख गया तो हम मान लेंगे कि इसका एक नया एलील यहां पर स्मॉलर आ चुका है। यहां पर एक नया एलील कौन सा आ चुका है? स्मॉलर। लेकिन ये स्मॉलर तभी कंसीडर करेंगे जब ये अगली जनरेशन में दिखना चाहिए, और कैसे दिखना चाहिए? 100 प्लांट में से कम एक में दिखना चाहिए। फिर यहां पर बच्चों इसकी अगली जनरेशन निकाले, जब अब हर जनरेशन में दिखाई देता जा रहा है और हर जनरेशन में दिख रहा है, मतलब एक नया एलील स्मॉलर आ गया। तो नया एलील स्मॉलर कब कहेंगे? जब हर जनरेशन में दिखना चाहिए विद फ्रीक्वेंसी 0.01, मतलब 100 में से कम एक में तो दिखना चाहिए। नया एलील तभी कंसीडर करेंगे जब वो हर जनरेशन में अपीयर हो विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। बात समझ में? अच्छा, ये दे रहा है, ये था नॉन कोडिंग। बताओ बच्चों, कोडिंग ज्यादा होता है नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग ज्यादा होते हैं। अब इसमें भी तो म्यूटेशन हो सकता है, इसमें भी म्यूटेशन हो सकता है, और यहां पर मान लीजिए म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से ये जो ए था यहां हट गया, और उसके बजाय यहां पर आ चुका है ये सी। ए के बजाय यहां पर कौन आ चुका है? सी। अब देखो नॉन कोडिंग पार्ट में यहां पर जब चेक किया गया तो ये एटीजीसी 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 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। यहां पर देखें तो ये एटीजीसी एटीजीसी म्यूटेशन से पहले अगर हम देखते तो म्यूटेशन से पहले हम देखते तो ये यहां पर भी एटीजीसी था, तो ये 1 2 3 टाइम था, ये भी 3 टाइम था। लेकिन जैसे यहां पर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन ने जैसे इसको हटाया, हटाते यहां तो सी आ गया, और सी आ गया तो बताओ अब यहां पे ये तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो बताओ अब रिपीटेशन 2 टाइम्स रहा। पहले रिपीटेशन 3 टाइम था, अब रिपीटेशन 2 टाइम्स है। बताइए यहां सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस तो सेम है, बस यहां रिपीटेशन नंबर वेरी कर गया, इधर 3 टाइम है इधर 2 टाइम है। और ये नंबर क्यों वेरी कर गया? ड्यू टू म्यूटेशन। जैसे म्यूटेशन हुआ ये रिपीटेशन नंबर वेरी कर गया। यही बात मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि हम सबके अंदर सीक्वेंस तो सेम होती है, ये रिपीटेशन नंबर वेरी करते हैं, और ये वेरी क्यों कर जाते हैं? म्यूटेशन की वजह से। अब बताना, यहां म्यूटेशन हो जाए बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा? इस म्यूटेशन की वजह से बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट है, और नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए तो इससे कोई आरएनए नहीं बनता, कोई प्रोटीन नहीं बनता, बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोडिंग पार्ट में अगर चेंजेस है, कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, जैसे रेड की वजह व्हाइट आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कोई चेंजेस नहीं आता, बॉडी में चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि एक्सप्रेस नहीं होता। तो इतनी सारी बातें समझाने के बाद अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, बहुत ध्यान से देना। म्यूटेशन कोडिंग पार्ट में होता है या नॉन कोडिंग? दोनों में होता है। अरे कोडिंग में भी हो रहा है और नॉन कोडिंग में भी हो रहा है। किसमें म्यूटेशन के चांस ज्यादा है? यस, नॉन कोडिंग में म्यूटेशन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये पार्ट 98% से ज्यादा है, ये वाला पार्ट यहां पर 98% से ज्यादा है, तो इसमें म्यूटेशन के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा, कौन सा म्यूटेशन दिखाई देता है, डिटेक्ट होता है? तो कोडिंग पार्ट का म्यूटेशन दिखाई देता है, जबकि ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देता है। पुराने जमाने में साइंटिस्ट लोग केवल कोडिंग पार्ट के डिफरेंस को ही देख पाते थे, यानी कोडिंग पार्ट की वेरिएशन, यानी कोडिंग पार्ट की पॉलीमॉर्फिज्म को देख पाते थे, क्योंकि ये दिखाई देती थी। लेकिन आज के टाइम पर तो नॉन कोडिंग पार्ट में जो पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, इसका भी हम यूज करें, दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन इसका भी हम यूज करने लगे, और इसका यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन कोडिंग पार्ट में भी आती है, नॉन कोडिंग में भी आती है। पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में आती है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी यूज करते हैं? नॉन कोडिंग वाली। और कोडिंग वाली वो होती है जो एक्सप्रेस होती है, और उनमें डिफरेंस आने की वजह से फाइनली क्या बनते हैं? अलील्स बनते हैं। जो बात यहां समझ गई, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।